हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने व्यापारी राजा और तीर्थ इत्यादि के बारे में पढ़ा था कि बौद्ध का प्रसार उसमें कैसे हुआ था और रेशम का मार्ग कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, और भक्ति की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, जो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि नए साम्राज्य से राज्य में कैसे परिवर्तन हुआ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में जैसे हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे: गुप्त वंश, वर्धन वंश, पल्लव और चालुक्य, और इस्लाम का उदय। ठीक है, तो इसमें दिया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई नए राज्य का उत्पन्न हुआ। जैसे मौर्य साम्राज्य का आपको पता ही है कि उसका पतन हो गया। एक बहुत बड़ा किंगडम, एक छोटे छोटे किंगडम्स को मिला के एक बड़ा एम्पायर बनाया गया था। उस एम्पायर का क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हो गया। और पतन होने के बाद मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद छोटे छोटे राज्य कैसे बने, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें दिया है कि जैसे स्वर्ण युग किसे कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत में इस दौरान कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, व्यापार, विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा था। पहले की बात करें कि स्वर्ण युग यानी मौर्य साम्राज्य के बाद पतन होने के बाद, इसलिए गुप्त युग 320 से लेकर 540 ईस्वी के बीच को प्राचीन भारत के शास्त्रीय युग स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यानी स्वर्ण युग के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुप्त युग को प्राचीन भारत के जो शास्त्रीय युग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। अब गुप्त वंश क्या है? तो गुप्त वंश के जो फाउंडेशन है वो कौन है? श्रीगुप्त थे। और ये 3rd AD सेंचुरी में इनकी नींव रखी गई थी। लेकिन ये किसी के अंडर में रहकर काम करते थे, यानी खुद पे डिपेंड नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर। लेकिन जब जो प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? तो ये फर्स्ट शासक थे और ये क्या करते थे? किसी पर डिपेंड नहीं होते थे, वो ये इंडिपेंडेंट अपने पे ही डिपेंड रहते थे, किसी के अधीन होकर काम नहीं करते थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया कि इनको महाराजाधिकारी की उपाधि दी गई। पहले वो इलाहाबाद शहर, यानी पहले इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज, जो आज भी उसका नाम प्रयागराज रखा गया है। अब गुप्त वंश के रूलर्स कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिनकी AD 320 AD से लेकर 335 AD तक थी। उनका बेटा कौन है? समुद्रगुप्त, जो 335 से लेकर 380 AD तक थे। फिर समुद्रगुप्त का बेटा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो 380 से लेकर 413 तक रहे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कौन है? कुमारगुप्त। और ये क्या है? इनकी जो AD है 413 से लेकर 455 तक। और कुमारगुप्त के पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त, जो 455 से लेकर 467 यानी 467 तक थे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि तो गुप्त वंश की चल रही है। इससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त अलग है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त है और ये वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें चंद्रगुप्त अलग है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त राजा बना। वह अपने फादर की, यानी वह अपने पापा की तरह ही वो समुद्रगुप्त भी एक महान राजा साबित हुआ। समुद्रगुप्त का मानना था कि युद्ध करो और विजयी हो। उसका एक दृढ़ निश्चय था कि अगर आपको अपना राज्य बढ़ाना है और आगे बढ़ना है तो युद्ध करो और विजयी हो। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी सीटेट के एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करें कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है। जैसे यहाँ पे दिया कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद, ये मैंने बता दी कि इलाहाबाद यानी पहले प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध था और आज इलाहाबाद, आज भी इलाहाबाद से प्रयाग नाम से
इलाहाबाद को प्रयाग नाम से ही जाना जाता है, आज भी चेंज कर दिया गया। खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि उसके रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि थे? जो हरिसेन द्वारा एक क्या है, किसके रूप में? काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। अभिलेख आपको पता है, इंस्क्रिप्शंस, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। मतलब प्रशस्ति में क्या है कि इसमें इनकी तारीफ लिखी होती है, ठीक है। जैसे प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, क्योंकि समुद्रगुप्त के अभिलेख में समुद्रगुप्त की तारीफ लिखी होती थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है कि यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, किसी की तारीफ करना। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, ठीक है। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कैसे थी? तो कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रशस्ति में क्या दिया हुआ है कि उनकी मतलब तारीफ की गई है समुद्रगुप्त की कि वो एक महान राजा है, एक युद्ध जीतने वाले राजा है, एक उत्कृष्ट कवि है, जो उनकी मतलब एक उत्कृष्ट कवि ने उनके रूप में बहुत मतलब भर के उनकी क्या है, तारीफ लिखी है। अब वो अपने मन से तो तारीफ लिख नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि वो समुद्रगुप्त के अधीन काम करता था। तो ऑब्वियस सी बात है, समुद्रगुप्त ने उन्हें कहा होगा, अपनी तारीफ लिखवाई होगी, तभी तो तारीफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसने एक प्रशस्ति में यानी अभिलेखों के द्वारा खुद, जैसे कि आपने अशोक के धम्म में, अशोक में उसमें क्या है कि उसमें बुद्ध की मतलब अच्छी शिक्षाएं उसने क्या किया, खुदवाया, मतलब लिखवाया था। उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने अपनी इसमें तारीफ लिखवाई है, इस अभिलेखों के से पता चलता है। अब जैसे कि अशोक में एक स्तंभ पे उसने लिखवाया था, लेकिन इसमें क्या है कि समुद्रगुप्त का मतलब कि अभिलेख पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक कॉइन दिया हुआ है। जैसे ये कॉइन दिया हुआ है कि वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पे दिखाया गया है, और जैसे इस सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया, यानी समुद्रगुप्त को इन कॉइन्स के ऊपर भी वीणा बजाते हुए यानी सितार गिटार बजाते हुए भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हरिसेन। 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं, यानी उनकी नीतियों का क्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट नीति, जैसे कि यहाँ पे हरे रंग का एक क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा के उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब हरे रंग का, जैसे यहाँ पे दिया ना, ये हरे रंग का, जिसमें कन्नौज भी है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है, प्रयाग है। कहने का मतलब कि आर्यव्रत का मतलब हो गया है कि वे राजाओं का ग्रुप होता है, या वहाँ पे जो भी राजा रहते थे, मतलब जो भी राजा यहाँ पे रहते थे, ठीक है, उसे आर्यव्रत कहा जाता था, क्योंकि उन राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। युद्ध के दौरान क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, और वह अपने राज्य के अंदर इन्हें क्या किया, अपने राज्य के अंदर उन्होंने समुद्रगुप्त ने मिला लिया। तो ये भी एरिया क्या हो गया, किसके अंडर हो गया, समुद्रगुप्त के अंडर हो गया। यानी समुद्रगुप्त का कहना था कि युद्ध करो और विजयी पाओ, तो उसने क्या किया, युद्ध के दौरान इन राज्यों को जीत लिया और इन राजाओं को अपने अधीन रख लिया। तो ये सब क्या करते हैं, इनके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें तो 9 शासक आते हैं, लेकिन दक्षिणापथ में कितने शासक हैं, 12। एग्जाम में आ सकता है, मे बी एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए, और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यानी लाल रंग का, ये जो लाल रंग है, ये रेड कलर का, जहाँ पे ये जो एरिया है, समुद्रगुप्त ने क्या किया, मतलब लड़ाई के दौरान ये सब क्या किए, ये हार गए। दक्षिणापथ, इसमें कितने 12 शासक थे, और यहाँ पे जो भी राजा हुआ करते थे वो समुद्रगुप्त से क्या हुए थे, हार गए थे। उन्होंने अपनी आप को समुद्रगुप्त के सामने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त खुश होके, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से खुद को ही आत्मसमर्पण कर दिया, तो समुद्रगुप्त खुश होके उनको वहाँ पे रहने की क्या करी, अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने कहा कि
आप लोग मेरे अधीन में रहकर मेरे लिए काम करेंगे। ठीक है, मतलब अधीन में रहकर काम करेंगे, मतलब मेरे अंडर रहकर, यहाँ पे रहकर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम के कई गण और या संघ आते थे। वे समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। कहने का मतलब कि बैंगनी रंग का, यानी जो ये है ना, ये जो एरिया है युद्ध के दौरान, मतलब कि यहाँ पे क्या था कि जैसे पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा कैसे था, तो इसमें समुद्रगुप्त कहता था कि आप लोग उपहार भेजो मेरे लिए, नजराना लेकर आओ। मैंने बताया ना नजराना क्या होता है, किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नजराना। और यहाँ पर युद्ध नहीं करता था, क्यों? क्योंकि ये राज्य क्या है, बहुत दूर पड़ता था और वहाँ पे राजाओं ने उनकी आज्ञा का पालन कर लिया और वो चाहते थे कि हमारी पुत्रियों का विवाह या तो समुद्रगुप्त से हो या यहाँ पे रहने वाले जो भी समुद्रगुप्त के अंदर जो भी खास लोग हो उनसे हो। तो वहाँ के लोग ये चाहते थे कि वहाँ पे, और रिश्तेदारी बढ़ाना चाहते थे, रिलेशंस जोड़ना चाहते थे। ठीक है, मतलब रिलेशंस बनाने चाहते थे, अच्छे रिलेशंस बनाने चाहते थे, किसके? समुद्रगुप्त के साथ या फिर वहाँ पे कोई खास लोगों के साथ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ ब्राह्मण इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संबंध कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। मतलब इन्होंने उनकी क्या आज्ञा मान ली और अपनी पुत्रियों का विवाह किसे किया? इनसे ही किया। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे रहने वाले जो भी है इन्होंने क्या किया, उनकी बात मान ली और उनसे क्या किया, उन्हीं से अपनी बेटियों का, पुत्रियों का विवाह करने के लिए स्वीकार कर लिया। ये श्रीलंका वाली जगह है ना, ये भी क्या है, इन्हीं के अंडर है, इन्हीं के अंदर आता है। ठीक है, अब उनकी वंशावलियाँ कैसी थी, तो अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों ने के पूर्वजों के बारे में बताती है। मतलब ज़्यादातर परिस्थितियाँ क्या हैं, किसके बारे में, तो पूर्वजों के बारे में, जो मर चुके उनके बारे में बताती हैं। और ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। जो भी प्रशस्ति है वो किसके बारे में बताती है, उसके परदादा, दादा के बारे में बताती है, उसकी माता के बारे में बताती है। पेपर में आ सकता है कि उनकी माँ कौन है, तो उनकी माँ कुमार देवी जो कौन से गण से बिलोंग करती हैं, लिच्छवी गण से बिलोंग करती हैं। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, यानी सबसे पहले शासक कौन थे, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त के बेटा कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है, शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, यानी बहुत अच्छे काम किए और इन्होंने महान काम करके इनको कौन सी उपाधि दी गई, तो महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, यानी जैसे इनके पापा थे मतलब चंद्रगुप्त, उन्हीं के मतलब जैसे वो महान राजा बने वैसे ये भी क्या है, महान राजा बने। इनको भी महाराजा का अधिकार दिया गया। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। यानी ऑब्वियस सी बात है, मतलब पढ़ने से पता है कि चंद्रगुप्त क्या एक महान थे, बहुत महान कार्य किए, वो अच्छे कार्य किए। उनके बेटे भी उन्हीं के लक्षणों से चल रहे थे, उनके बेटे भी वैसे ही किया, उनके दादा परदादा सब कुछ वैसे ही चल रहा था। तो ये सब ऑब्वियस बात है, पता चल रहा है कि ये वंश का महत्व यहाँ से बढ़ते जा रहा है। और आपको पता है कि समुद्रगुप्त का बेटा कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से उनका रखा गया। तो यहाँ पे आते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वंशावली से भी जानकारी मिलती है और उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया और बाद में वे ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के दरबार में थे। इसके विषय में मतलब
जैसे कि कवि कौन है, मतलब कवि कालिदास है, और खगोल शास्त्री के विषय में कौन है, आर्यभट्ट, जो कौन थे, उनके दरबार के थे। तो समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका बेटा कौन है, पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। अब वह चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो पहला गुप्त शासक चांदी का सिक्का जारी करने वाले कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो फाहियान भारत का पहला चीनी यात्री थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया। यानी ये आ सकता है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए, तो कौन है, फाहियान, जो एक चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री थे। और ये कालिदास की कविता के बारे में बता देती कि उन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी है, पेपर में आ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कालिदास अपने नाटकों राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि उन्हें अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो अभिज्ञान शकुंतलम की पुस्तक किसने लिखी, तो कालिदास ने लिखी है। जो इनका प्रसिद्ध नाटक है उसमें कौन कौन से है, तो दुष्यंत और शकुंतला नाम की एक युवती जो प्रेम कहानी उनकी लिखी गई है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में कौन आए थे, तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान की ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी किया गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहर के बाहर जाना पड़ता था। वे लिखते थे कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के अंदर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी को एक टुकड़े पर चोट करते थे, और आवाज़ सुन के लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार का संपर्क से बचते थे। ठीक है, तो चीनी यात्री कौन थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, कौन थे, फाहियान। तो आज हमने यहाँ से यहाँ तक मतलब कि आधा किया पार्ट 1, और पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2 हम कल करेंगे। तो कल वाला हम पार्ट 2 करेंगे जो हमारा हर्षवर्धन के बारे में, पल्लव चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, और इन राजाओं के प्रशासन वगैरह कैसे था इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगी। इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट डे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में